चलो तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, हमने लगभग बायोमोलिक्यूल्स तक पढ़ लिया है। और आप लोग कोशिश करना बेटा घर पे क्वेश्चन लगाते रहो मेरे से, ठीक है। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाओ घर पे तब तक काम नहीं चलेगा इससे। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। तो आप लोग जल्दी से इसको एक बार देख लो हल्के थोड़ा थोड़ा, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बकाया तो मुझे लग रहा है इस चैप्टर में आपके कम ही लोड होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों को कम समझ में आता है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा चीज़, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखना, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे लगभग मेरे हिसाब से आ जाते हैं 4 क्वेश्चन तो आएंगे अकेले चैप्टर से, सही है। और साइटोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल वाले चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आता है बायोमोलिक्यूल से, इससे आते हैं 3-4 क्वेश्चन। और वो भी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कैसे हमको पढ़ना है इसको। बेटा अगर हम चैप्टर की बात करें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो आपको पता है हमारी जो बॉडी की सेल होती है वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, सही है। यूनिसेलुलर तो देखो यूनिसेलुलर की सेल भी डिवाइड करती है, लेकिन यूनिसेलुलर में हम सेल डिवीजन को ही बोल देते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे एक सेल से कितनी सेल बन जाती हैं, 2 सेल। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो आपको बताया हमें फादर और मदर से एक सेल मिला था, एक सेल पापा से, एक सेल मम्मी से, और दोनों मिलकर क्या बनाया था हमने, जाइगोट। क्या बना था? और जब डिप्लॉइड सेल बन गई थी उसके बाद उसमें लगातार डिवीजन हुआ, लगातार डिवीजन हुआ, हम लोग आज कितने बड़े बन गए। तो आज हमारा इतना वेट बढ़ा है, इतना सेल का नंबर बढ़ा है, वो कब कैसे बढ़ा है, हमारी सेल लगातार क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर समझता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। अच्छा सबसे पहले ये बताओ, सब बच्चों को ये पता है डिप्लॉइड सेल में बात करता हूँ या हैप्लॉइड करता हूँ तो वो क्या होता है, उसका मतलब देखो समझा दूंगा आपको। डिप्लॉइड का मतलब होता है बेटा जिसमें पेयर में क्रोमोसोम हो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2n, क्या लिखता हूँ 2n। जैसे मान लिया कोई सेल है ये, अब इस सेल में अगर क्रोमोसोम है, सही है, ये बेटा किस में है, पेयर में। n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n का मतलब है, और यहाँ किसमें, पेयर में है, तो हम यहाँ बोलते हैं 23 पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? अब बताओ ये सेल कैसी है, डिप्लॉइड। कैसी है? डिप्लॉइड का मतलब है कि 2 सेट में क्रोमोसोम होंगे, यानी 1 सेट क्रोमोसोम होंगे जो पेयर में होंगे, और हम बोलेंगे ना 23 पेयर। जैसे हमारी बॉडी है, मैं 23 पेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन की बात करते हैं। अगर मैं सारी स्पीशीज देखूँ तो सबके पास 23 पेयर नहीं होते हैं, किसी के पास 10 पेयर होते हैं, किसी के पास 13 पेयर होते हैं, किसी के पास 46 पेयर होते हैं, किसी के पास 24 पेयर होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास कितने पेयर हैं, 23 पेयर। हर किसी के पास क्रोमोसोम का नंबर अलग होगा, लेकिन सारी अगर डिप्लॉइड सेल है तो सारे किसमें होंगे, पेयर में होंगे। अगर मैं इसका एक क्रोमोसोम हटा दूं और मैं कर दूं एक क्रोमोसोम अलग सेल में, एक क्रोमोसोम अलग सेल में, जहां पेयरिंग ना हो क्रोमोसोम की, तो बेटा वो सेल कैसी जाती है, हैप्लॉइड। जैसे अगर ये सेल है, अब इसमें खाली 23 है, पेयर नहीं है, खाली 23 क्रोमोसोम है, तो बताओ ये सेल कैसी है, ये सेल है हैप्लॉइड। कैसी है? तभी तो मैं कहता हूँ आप लोग 46 में बोला करो, गलत बोलते हो आप लोग। अगर आप 46 बोलोगे इसका मतलब ये है कि आप लोग हो सकता है भाई किसी और की, जैसे मैं आपसे कहूँ कि सपोज कोई मैं एक प्लांट है उसमें 14 क्रोमोसोम है, तो पता है इसका मतलब क्या होगा, मैं उस सेल की बात कर रहा हूँ उसमें हैप्लॉइड सेल होगी, तभी 14 होंगे। मैं अगर बोलूँ कि उसमें 7 पेयर हैं तो आप समझ जाओगे डिप्लॉइड सेल है। कैसा है? डिप्लॉइड। अब आप कहोगे सर डिप्लॉइड हैप्लॉइड में डिफरेंस क्या है, क्या फायदा है, क्या नहीं है। देखो एक बात बताऊँ मैं, अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि सर
हमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड मतलब क्या है, क्रोमोसोम तो उसके पास भी है, क्रोमोसोम तो उसके पास भी है। लेकिन बेटा अगर किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आप बताओ क्या फादर और मदर इन दोनों क्रोमोसोम नहीं होते हैं क्या? अब आप लोग बताओ, अगर हैप्लॉइड सेल नहीं होती तो हम पापा मम्मी से गैमेट कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, दो पेरेंट्स से। अब देखो हमारे होता क्या है, फादर की भी डिप्लॉइड सेल है सारी और मदर की भी कैसी है, डिप्लॉइड। अगर मैं ये सेल हैप्लॉइड नहीं करूंगा और मैंने मम्मी पापा दोनों से क्रोमोसोम ले ली तो हमारी सेल कैसी हो जाएगी, बच्चे की दुगने क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि 46 23 पेयर यहाँ 23 पेयर है, 46 सेल्स कितने होते हैं 92, और 92 क्रोमोसोम में हमारी बॉडी तो डबल हो जाएगा, सब सारे फंक्शन डबल होंगे, कान भी 4 हो जाएंगे, हाथ भी 4 हो जाएंगे मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ ये संभव नहीं है। तो होता क्या है बेटा, जब फादर का गैमेट बनता है, क्या बनता है, जब फादर का गैमेट बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा तो सेल कैसी करनी पड़ेगी, हैप्लॉइड। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें जब मम्मी का गैमेट बनेगा तो भी हमें सेल कैसी करनी पड़ेगी, हैप्लॉइड। अब ये गैमेट बन गए और जब ये गैमेट बनेंगे इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, क्या होगा, इनका फ्यूजन होगा और सेल कैसी हो जाएगी, फिर से डिप्लॉइड। और देखो यही तो फादर की थी, ऐसी सेल किसकी थी, मम्मी की थी, हो गई डिप्लॉइड। और इसमें क्या होगा, लगातार डिवीजन होगा। अभी मैं वो भी कहानी बताऊंगा कौन सा होता है। और हम लोग आज इतने बड़े हो गए, सारी सेल हमारी कैसी हैं, डिप्लॉइड, ऐसा ना, डिप्लॉइड। और जब सारी सेल डिप्लॉइड है, अब जब आपके भी गैमेट बनेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कोई डिफरेंस नहीं है वैसे। अगर आप कहोगे सर हैप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम कम होते हैं तो फंक्शन कम होंगे, नहीं, सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा भाई। क्रोमोसोम डीएनए से बने क्रोमोसोम, बस डिफरेंस इतना होगा कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब आपको बताओ, अगर हम लोगों में कुछ सोचो, अगर हम लोगों में ये हैप्लॉइड वाला सिस्टम ना होता गैमेट में तो क्या दो पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते क्या, नहीं कर पाते। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको पता है बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको पता है जो अगले जनरेशन आती है उसमें क्या आते हैं, वेरिएशन, क्या आते हैं बेटा, इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये डिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो, अगर आप लोग ये वाली कहानी समझ गए, अगर पूरी कहानी समझ गए तो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या कि अब आप समझ गए डिवीजन का मतलब क्या है बेटा। तो जो डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड करता है तो वो किस टाइप से करता है, कब डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल बनता है और कब हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनेगा, कब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, कौन सा डिवीजन होगा, वो हम सब इस चैप्टर में कहानी समझेंगे। अगर आप लोग चाहो तो ये कहानी लिख सकते हो आप लोग बड़े आराम से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बच्चे को मुझे बताए काफी, मैंने देखा कि काफी बच्चे कुछ ये समझ नहीं पाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, मुझे लगता है वे समझ गए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते क्रोमोसोम क्या है। फिर मुझे अंदर से लगता है कि यार थोड़ा सा और डीप ले जाओ बच्चों को, है, क्योंकि 2-4 बच्चों को देख के हम नहीं पढ़ा सकते, यहाँ पे सब बच्चों को देखना होगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लो, इसे अगर लिखना काम हो। ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम है। ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है, इसमें खाली कितने हैं, 23 क्रोमोसोम है। मैंने बताया डिप्लॉइड सेल में और हैप्लॉइड सेल में डिफरेंस क्या है, हम क्यों बनाते हैं। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो वहाँ पे गैमेट हमेशा कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, तभी तो मम्मी पापा के गैमेट होंगे और बच्चे में जो हो जाएंगे ये कौन होगा, चाइल्ड, क्या होगा बेटा। और चाइल्ड के पास फिर से कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 2n सेल होगी यानी कि डिप्लॉइड सेल। यहाँ पे बताओ क्रोमोसोम कितने होंगे, बताओ 46, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने रह गए, ये फादर मदर के गैमेट है, और यहाँ बच्चे के पास कितने हो जाएंगे फिर से, समझ गए। अगर ये कहानी समझ गए, लिख रहा है कोई अच्छा, लिख लो।
एज है। तो आप लोग पढ़ाई कर लो बेटा, घूमो बहुत सारा। ये बताओ आप लोगों की कहानी खत्म हुई। डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या है, कैसा डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना जरूरी होता है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा डिवीजन की, ठीक है। मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि हम लोग अगर धरती पे देखें तो बेसिकली तो सबका सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। जैसे हमारी मेन जो एनिमल सेल, हमारी जो मेन सेल है वो कैसी है, सारी डिप्लॉयड कैसी है, यानी कि हमारे पेयरिंग क्रोमोसोम है सब में, ठीक है। लेकिन हमारे जब गैमेट बनते हैं तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है, यानी कि हैप्लॉयड सेल बनती है वहां पे खाली, और वहीं पे बनती है बगैर पूरे बॉडी में कहां कैसे बननी, डिप्लॉयड। देखो एक बात समझो आप लोग, ये आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग रट्टा पूछना रहा है वहां पे क्रोमोसोम क्यों है, क्रोमोसोम कितने ऐसे क्यों है। देखो समझो, आप लोग बताओ, जब मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था तो बताया था कि एक क्रोमोसोम होते हैं, उसपे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और क्रोमोसोम किससे बने, डीएनए से, और डीएनए के सेगमेंट क्या बोलते हैं, जीन्स। भाई आपके पास जितने क्रोमोसोम होंगे उनके उतने आपके पास जीन्स होंगे, और जितने आपके पास जीन्स होंगे आपके बॉडी में उतने ही टाइप के फिनोटाइप के कैरेक्टर आपको दिखेंगे। भाई अगर कोई एलिफेंट है तो उसका चाइल्ड एलिफेंट की तरह है, वो क्यों है, क्योंकि उसके फादर का डीएनए है और उसके फादर के जीन्स मिले होंगे उसे, और जैसे जीन्स होंगे वैसे उसके पास फिनोटाइप के कैरेक्टर होंगे। भाई उसके कान बड़े होंगे, उसका बॉडी कैसा होगा, हाथी की तरह होगा। एक जो ह्यूमन होता है उसका बच्चा कैसा होता है, ह्यूमन की तरह होता है। उसके जो गैमेट मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, फादर मदर से, तो जीन्स भी। अब अगर आपको लग रहा है सर क्रोमोसोम क्रोमैटिन आप बोलते हो कई बार, डीएनए बोलते हो, इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैंने कहा था कि बेटा न्यूक्लियस होता है। ये वही बात होती है कि हमारे, देखो आप लोगों का जो पूरा दिन होता है उसमें ऐसा नहीं कि आप लोग पूरे दिन स्टूडेंट बने बैठे रहते हो ना, एक टाइम पीरियड होता है कि भाई किसी टाइम पे आप खुश हो, किसी टाइम पे आप खुश हो, सही है। तो ऐसी सेल के साथ होता है, जब सेल में डीएनए होता है, डीएनए जब रैप्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। और इसके बाद जब सेल डिवाइड करने जाती है तो आपको पता होगा प्रोफेज में वही क्रोमैटिन क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। क्या बन जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में डीएनए से क्या बने, सारे क्रोमोसोम तो बने, और क्रोमोसोम डीएनए से बने, और डीएनए सेगमेंट क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम उसमें क्या होती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है। अगर क्रोमोसोम कम होंगे, ज्यादा होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे वो कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम। अब आप लोग सोचो, अगर मैं किसी कोई आदमी है या कोई फीमेल है, मेल है, उससे मैं XY क्रोमोसोम हटा दूंगी इससे, तो बताओ उसका क्या कम हो जाएगा, उसके पूरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे सारे कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास जीन्स ही वही है XY वाले, जो उसमें मेल को मेल बनाते हैं, फीमेल को। तो आप समझ गए क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब पेयर में क्रोमोसोम, हैप्लॉयड का मतलब सिंगल क्रोमोसोम। डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्यों बनाते हैं, कि हमको गैमेट बनाने होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे हमें सेल कैसे बनानी पड़ेगी, हैप्लॉयड। हाँ अगर सेक्सुअल नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि हमें गैमेट हैप्लॉयड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए आप लोग। अब देखो दूसरी कहानी सुनाते हैं आपको। बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, अब दूसरा आपको पता है इस चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन। क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल अभी मैं आपको समझाऊंगा, सेल डिवीजन भी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो आपने दो नाम सुने होंगे, एक सुना होगा माइटोसिस और एक सुना होगा मियोसिस। सबने सुना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। चलो ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। चलो थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में रहूँगा। पहली बात तो एक माइटोसिस होता है, एक क्या होता है, मियोसिस। यानी कि किसी भी लिविंग में, धरती पे जितने भी लिविंग है सभी में दो टाइप का डिवीजन होता है सेल का। एक टाइप कौन सा होता है, माइटोसिस, और एक कौन सा होता है, मियोसिस। सबसे पहले मैं माइटोसिस की बात थोड़ी कर रहा हूँ, उसके बाद करूंगा मियोसिस की, ठीक है। कैसे होता है वो हम डिटेल पढ़ेंगे अभी। अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे आप लोग समझो, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम सेम रहे। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, ये सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, कितने हो गई, दो सेल में डिवाइड हो गई। ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड, यानी कि इसके पास क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 पेयर। मैं हमेशा बात करता हूँ ह्यूमन के लिए, किस बात करता हूँ,
ह्यूमन। अब एक सेल दो सेल में डिवाइड हुई है, यहाँ पे इस ये भी सेल डिप्लॉइड बनी और ये भी सेल कैसे बनी, डिप्लॉइड। इसके पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम है और बेटा इसके पास भी कितने क्रोमोसोम है, मतलब सेम रहे बिल्कुल सेल, ना तो क्रोमोसोम कम हो ना तो जेनेटिक मटेरियल कम हो, कुछ भी कम ना हो, सेम रहे बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन का बताओ, माइटोसिस। कौन सा होता है, जब मम्मी पापा के गैमीट मिलते हैं और जायगोट बनता है, उसके बाद एक सेल से आप आज इतने बड़े हो गए हो और लगातार आप में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। आप लोग एक सेल से बने हो और आज आप कितने बड़े हो, कितनी आप सेल इतनी है कि आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते। तो आप लोग खुद बताओ, अगर इतनी सेल बनी है आप में तो कौन सा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस। यानी कि हम में नहीं, किसी भी एनिमल में अगर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यार देखो ये वाली कौन सा है, पेरेंटल सेल। कौन सी है बेटा, और ये कौन सी, इनको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, जब पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम रहे सेम, कैसे रहे, तो वो डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा होता है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते, सर अगर हैप्लॉइड सेल है और हमें अब हैप्लॉइड को तो आप ही नहीं कर सकते ना, वो तो पहले से हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा होगा, तो वहाँ भी कौन सा होगा, माइटोसिस। मैं सिंपल सा बोल दे रहा हूँ कि जहाँ पे हमें सेम क्रोमोसोम रहे, मतलब पेरेंटल और डॉटर सेल में क्या रहे, सेम क्रोमोसोम। तो इसका मतलब कौन सा डिवीजन होगा बेटा, माइटोसिस। म्यूसिस कहाँ होता है, देखो एक सेल है, ये सेल कैसी डिप्लॉइड सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर, और ये सेल कौन सी है, पेरेंटल सेल। यहाँ बताओ एक पेरेंटल सेल से कितनी सेल बनी है, 2, सही। अब यहाँ देखो एक सेल है, इससे पहले 2 बनती है और फिर से ये डिवाइड करती है तो कितनी बन जाती है, 4। आप कहोगे सर ये कहानी तो यहाँ भी हो सकती है, इसको फिर से डिवाइड कर दो, 4 यहाँ बन जाएंगी। मैं एक सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ, एक बार में ये 2 बनाती है, ये कितनी बनाती है, 4। समझ गए बात। अब देखो यहाँ 23 पेयर थे, सेल कैसी थी, डिप्लॉइड थी, लेकिन यहाँ सेल कैसी रहेगी, हैप्लॉइड। और यहाँ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, ओनली 23। समझ गए। अब सेल कैसे हो गई, क्या बोल बता वो तो बता गए थे बैटरी का बेटा। यहाँ पे देखो, अब ये सेल बताओ डिप्लॉइड से कैसी हो गई, हैप्लॉइड। तो कौन सा डिवीजन होता है, म्यूसिस। यानी कि मैं ऐसे बोलूँगा, जहाँ भी हमें क्रोमोसोम डिप्लॉइड से कैसे करने पड़ते हैं, हाफ करने पड़ते हैं, यानी कि 46 है तो उसमें कितने करने पड़ेंगे, 23। तो कौन सा डिवीजन होगा, म्यूसिस। क्लियर हुआ। तो आप लोग ये समझ गए माइटोसिस कहाँ होता है, म्यूसिस कहाँ होता है। जहाँ मुझे सेम क्रोमोसोम रखने हैं दूसरी सेल में तो वहाँ होगा माइटोसिस, और जहाँ मुझे आधे क्रोमोसोम करने होते हैं वहाँ क्या होता है, म्यूसिस। समझ गए, लिखना आया क्वेश्चन देखो। यहाँ पे बेटा एक पेरेंट सेल से कितना बनता है, 2 डॉटर सेल, और यहाँ पे कितना बनता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल। समझ गए। ये बातें ऐसी हैं जो आपको पता है रटी नहीं, आपको माइंड में होनी चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, अगर आपको यही नहीं पता तो क्या बच्चे बहुत कम हो जाते हैं कि
एक सेल में तो और कितने इसको मानेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, वहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये सब बातें बेसिक करनी है। आप लोग पढ़ाई कर रहे थे बच्चे? आपने देखा भी है? देखा भी है, जल्दी देखा होगा। अभी देखता हूँ। कब भेजा था भाई? हाँ है, ठीक है। यहाँ ये पूछा है बेटा, ये तुम्हें दिया है, सही है? ये क्या है बताओ? वेक्टर तो है, जेनेटिक्स नहीं पढ़ाया था, बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे ये पूछा है, दिस प्लाज्मिड नेम इज एक्स। इस प्लाज्मिड का नाम क्या है? सुनो सुनो सुनो, एक्स है। और हमें ये बताना है बाई इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट है। बाई क्या है? ऑफ इक्वार फर्स्ट। तो हमें ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई क्या होगा। तो एक्स तो ये होगा PBr 322, सही है? एक्स इसका एक ही आंसर साफ साफ दिख रहा है। एक ही में एक्स में लिखा है खाली PBr 322, बकाया सब में फर्स्ट में लिखा है PBr 332, दूसरे में लिखा है PUC 88 है, बस डी में लिख रहा है खाली, वही हो जाएगा इसका। पूरा क्वेश्चन भी नहीं भेजा है तुमने। ये बाई एस लिखा है ना, एक ही में ये बस। हम बगैर आप लोग मेहनत कर रहे हो, बताओ पहले। कोई बोलता नहीं है क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, कौन बोल रहा है? नहीं, कौन बोला? क्या बोल रही है? पढ़ाई नहीं कर रहे हम लोग हैं? बेटा हमको पढ़ाई करनी चाहिए, जितना हो रहा है उतना तो करना चाहिए। हाँ तो पता नहीं क्या करते रहते हो, इतना टाइम है आपके पास है? ऐसे टाइम पे आपको कम से कम 18 घंटे निकालने चाहिए पढ़ाई के लिए, और तुम 18 घंटे सो रहे हो। अच्छा मुझे ना एक चीज लगती है ना, अब मुझे लगता है कि जो पढ़ाई है वो खाली दिखावे की होगी खाली। जो रियल में बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई नहीं रही। मैंने छोटे बच्चे भी देखे हैं ऐसे, वो पता है जो रियलिटी में पढ़ाई होती है, जो अंदर से निकलती है ना, वो कम होनी चाहिए। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो बाहर से दिखना चाहिए। बच्चा आएगा घर पे जाके कुत्ते को डॉग बोल रहा है तो वो अच्छे स्कूल पढ़ रहा है।
इससे मतलब नहीं है तो सर ये ना फिजिक्स केमिस्ट्री वाली कितनी आती है, साइंस कितनी आती है, गहराई में से मतलब नहीं है, मतलब है दिखावा होना चाहिए। और ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार होती है, तभी तो बच्चे आजकल कितने नाजुक हो गए। पहले एक बच्चे थे बेटा, आप तो सोच नहीं सकते, आज से 5 साल मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 5 साल पहले काम कर रहा हूँ, 7 साल पहले की, कि जब बच्चों का एग्जाम आते थे तो एक मतलब उनका और वो भी लाइट नहीं थी, जैसे अभी तुम लाइट है, पंखा है, सब कुछ और घंटे लाइट है, ये सब कुछ रह रहा है, मतलब वो कॉपी से रफ वर्क में हटते नहीं थे। रफ कॉपी का इतना बड़ा को लगा देते थे मुझे लग रहा है आपकी ये कॉपी खरीदते हो पूरी साल जाती होगी रफ कॉपी। नहीं आप लोग बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं लेकिन और कुछ बच्चे तो, और बल्कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता कि हम लोग क्या करते थे, मैं कम आपको सुनो, जब मैं 10th में था हम लोग लेके आए थे वो पेपर वाला होता है, पेपर जो अखबार वाला, वो सिंपल हो जाता है तो किलो के हिसाब से मिलता है। उस टाइम पे शायद मिलता था 20 रुपये किलो, कितना रुपये किलो मिलता था उसको, वो होता है एग्जाम देने आते क्या बोलते हैं, गत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं अरे सही है, पेपर गत्ता बोलते हैं हम लोग को, पट्टा सही है उसमें लगा के वो सोचो उसका ढेर लगता था इतना इतना ऊंचा। आप लोग पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो, तुम नहीं करते, आजकल के बच्चे ऐसे हो गए कि पढ़ाई करना नहीं चाहते, उन्हें दिखावा करना, हाँ ठीक है बस ड्रेस अच्छी होनी चाहिए हैं, ड्रेस अच्छी हो, टाई लगी हो, कोट पहने हो, बकाई सेल्फी नहीं मोबाइल में, पीछे अच्छी सी वो होना चाहिए कॉलेज की फुलवारी टाइप की जिससे फोटो अच्छा आ जाए, और उसके बाद इंस्टा पे चिपका दिया बस है आई एम गोइंग टू कॉलेज। ये पढ़ाई हो गई है आजकल के देखा जाए शौक वाली, और मुझे लगता है शौक वाली चीज़ें बहुत बेकार होती है। बेटा आप लोग चीज़ों को रियल में समझा करो कि पढ़ाई जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ाई को रियल में पढ़ाई कीजिए, ऐसे नहीं कि आप लोगों ने बस पढ़ लिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। चलो ये हो गया बेटा। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूँ सेल साइकिल, मैं पढ़ा रहा हूँ सेल साइकिल, पढ़े तो आप लोग देखो बेटा आराम से, पढ़े सेल साइकिल, सही देखो सेल साइकिल। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो ये क्या है, देखो बेटा एक बात सुनो आप लोग, जो हमारी सेल होती है वो एक साइकिल को फॉलो करती है, तब जाके कहीं क्या होती है, डिवाइड होती है। जैसे आप लोग साइकिल की बात करें, जैसे आप लोगों को पता है एक साल में एक बार नीट का पेपर होता है, कितनी बार होता है, लेकिन आप पूरी साल साइकिल फॉलो करते हो। पहले आप लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स का पढ़ोगे, केमिस्ट्री का पढ़ोगे, फिर सेकंड पढ़ोगे, फिर थर्ड पढ़ोगे, ये साइकिल नहीं हो गई क्या? उसके बाद फाइनली क्या देते हैं हम लोग, नीट का पेपर देते हैं, यानी कि तब सिलेक्शन होता है। ऐसी सेल जो होती है वो पहले एक साइकिल फॉलो करती है, उसके बाद क्या करती है, डिवाइड। तो जो सेल को सेल पांचवें रास्ते फॉलो करके उसी को बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। अगर यहाँ पे सेल साइकिल की बात करूँ तो एक ही बार में सारा क्लियर कर दे रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, ये कैसे बनेगा भाई, क्या है चलो सही है। इधर देखो बेटा, इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा। देखो सेल साइकिल में दो फेज होते हैं बेसिकली। कौन से कितने फेज होते हैं, दो। ये कौन सा होता है, आई फेज, और एक कौन सा होता है, एम फेज। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा अगर हम सेल साइकिल की बात करूं, बेटा ध्यान समझना आप लोग, ठीक है। तो इसमें दो फेज होंगे,
एक होगा आई फेज, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, सही है, और एक होता है एम फेज। देखो आई फेज में तुम्हारा आता है G1 S और क्या आता है G2, सही है। इसमें मैं बोलूंगा टाइम कितना लगता है बेटा, 95% इसी में लगता है। और एम फेज में जो आता है वो कौन सा होता है तुम्हारा, पेरोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इसके बाद फाइनली जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। ये बात समझे आपको, ठीक है। और इसके बाद मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूँ, समझ लो। एक बार पहले लिखूंगा बेटा, बाद में लिखना है। अगले जाके इधर एक इसी बराबर रूम में, ठीक है। बेटा यहाँ देखो, ये G1 S और G2, ये जो फेज है ये वाला, ये कौन सा फेज है, आई फेज। कौन सा है, आई फेज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये वाला यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है कहानी, तो ये वाला कौन सा फेज है, बोल रहा आप लोग, आई फेज। और इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम से ग्रोथ फेज या बोल सकते हैं इंटरफेज। ये बात समझे आप लोग, ये बात समझे। इसके बाद सुनो, एस फेज में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, होते हैं डीएनए, जो हम लोगों ने जेनेटिक्स से पढ़ा था बहुत डिटेल में, सही है। इसके बाद सुनो, यहां से अगर मैं बात करूं, ये से यहाँ से चलता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये बात समझे आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं बोलूंगा कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, गलत हो गया। चलो सही, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और यहाँ पे ये कौन सा होता है, साइटोकाइनेसिस। अब सुनो आप लोग, यहाँ सुनो, इस वाले को बेटा यहाँ से आकर क्या बोलते हैं, इसको एम फेज। अब ध्यान से पहले सुनो, G1 S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि इसका मतलब होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस का डिवीजन ऑफ और इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अब आप लोग ये बताओ मुझे, देखो सबसे पहले जीवन फेज में क्या होता है, कुछ प्रोटीन बनते हैं सेल के अंदर। एस फेज में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोग ये तो पता है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, आपको पता है जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, उस डीएनए कंटेंट का बॉन्ड क्या होता है, डबल। आप लोग बताओ डबल होगा तभी दूसरे में बराबर पहुंचेगा। जैसे अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर 46 के 92 नहीं होंगे तो मैं एक से दो सेल बनाऊंगा तो सेम कैसे जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद G2 में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और बेटा इसके बाद क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जहां क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। और जब क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं
उसके बाद फाइनली क्या रहता है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो कहानी आप लोग चलो पढ़ते ही नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे हम तो ये पढ़ते रहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें इतना कम टाइम क्यों लग रहा है? इसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक फेज है ये वाला। हाँ है ड्रामेटिक फेज, लेकिन बात ये है, पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग यहाँ पढ़ते नहीं है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं पूरा कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, सही है। दूसरी बात सुनो, ये वही हिसाब है कि जो कोई चीज़ की तैयारी होती है बहुत टाइम में होती है, लेकिन वो चीज़ फाइनली जैसे आपको आपकी शादी होगी, जैसे दीपाल शादी होगी तो ये तैयारियाँ कितने टाइम में करेगा भाई? 5-6 महीने तैयारी करेगा ये शादी की। तो अभी शादी तैयारी ना कर रहे हो, अभी तो अपनी लाइफ की तैयारी कर रहे हो। जब शादी की तैयारी करोगे तो ये 5-6 महीने तो करोगे है भाई, ये वो करना वो करना, उसके बाद शादी कितने टाइम में होती है? 2 दिन में, 1 रात में खाली लगभग 1 रात लगती है शादी होने में, पूरा जो होता है सिस्टम। तो ये वही हिसाब है, यहाँ पे तैयारियां होने में 95% टाइम लग रहा है, और ओनली टाइम कितना लग रहा है? 5% टाइम किसमें लग रहा है? सेल डिवाइड होने में, सही है। लेकिन जो पहले का टाइम है वो हम जोड़ते नहीं है, जोड़ते कौन सा टाइम है? जो मेन शादी वाला होता है। तो ये वही हिसाब है, सेम टू सेम, ठीक है। तो तैयारियां होने में बहुत टाइम लगता है, और जो सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है? ओनली 5%। तो आप लोग अगर बनना चाहो बना सकते हो, जो बात नहीं लिखनी है वो लिखो। ये तुम्हारा था सेल साइकिल। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डबल कर दो, ठीक है। चलो पानी है इसी बस, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा ठंडा है, नॉर्मल लेके आते हो घर से लेके आओ? बातें मतलब पढ़ाई करते हैं कहते हैं फाइनल करो कि ये चैप्टर आराम पढ़ना है, सब नीट के पेपर तक ना लिख लिख के नहीं तैयार करो पूरा, कहते फाइनल करो, मतलब कोई गलत काम नहीं चाहिए। अब आप पेपर देने जाओ पहले बात तो पढ़ो, ये सब मत पढ़ो। कुछ चीज़ें होती हैं हम दोबारा देखनी पड़ती हैं, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा देखनी पड़ेगी। ये चैप्टर तो कहते फाइनल करो नहीं तो बस क्वेश्चन लगाओ बात है। हाँ बस बता दूँगा। ये प्रोफाइल वाला सेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उस टाइम भी कहीं पूछता है कहीं से आएगा उस काम में और बच्चे कहाँ गए? बच्चे कब के बाद हैं? थक गए हम लोग, और बच्चे कहाँ गए? उसकी फ्रेंड नहीं से ज़्यादा थी, क्यों तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? क्यों? मैं इससे कहा शादी में जाना, शादी मत जाओ। अब कहना सर मना कर रहे तो आप वो तुम्हारा फोन आया हैं? काम है उसे, क्या काम है? क्या काम है उसे? बाहर गई शादी वादी गई क्या वो? ऐसे क्या काम है भाई बाहर का? मेरे काम में हाँ तुम लोग और भी काम करते हैं, एक शादी फंक्शन और क्या है? और किसी से फ्रेंड नहीं आए तुम्हारे सैनिक आने का? आप लोग काम लेते रहते हैं, सब बिजी करते हैं, बिजी। ये फिर से वो
करनी है क्या? मुझे पता नहीं है तो सारे दिन कब चलता है, घर पे कार्ड आते होंगे, मुझे कुछ आता ही नहीं। अब मैं जाता हूँ तो पूछता हूँ किसी किसी को गई शादी, तो बताते हैं उनकी शादी में हुई। ना वो सोचते हैं कि इतनी तो सुनना ही है, कहीं जाना होगा तो। और दूसरा क्या है कि घर पे सही है, घर पे बार एंजॉय करने के साथ है। हम यहाँ दोस्तों के जाते हैं खाली बस, दोस्तों में जाते हैं तो वो घर वालों को पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ जाते हैं। एक तो लोग शादी नहीं कर पाएंगे, दावत ज़्यादा रहती है मेरा है। आपकी तुम्हारे टेस्ट नंबर कितने आने हैं आपके वाले मिला है? कर नहीं देगा ना, लगभग कितने नंबर आ रहे होंगे अभी? कहते 500 प्लस रह गया हो। ये पता है वो चलो, ये तो गणेश तो ये दीपा को कॉन्स्टेंट पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये बच्चे छुट्टी बहुत करते हैं। लबना उन्ना देखो, अब आज शादी चलेगी और ये अच्छी लड़की पढ़ने में अच्छा नंबर जाएगी, इसके नीट में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और नीट में बेटा सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है। आसान का मतलब हम सोचो, अगर ऐसा होता, मुझे लगता है कि हर तीसरे घर से बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की, हर चौथे घर से। और डॉक्टर कौन बन पाता है? 2, 4, 5, 6, 10 गाँव में एक आदमी, एक बच्चा। हर गांव में हर घर से, मतलब हर गांव में 20 बच्चे गए हुए होते हैं तैयारी करना। मेरे साथ तो आजकल वो रूटीन हो गया है कि अभी बच्चे क्या कर रहा है भाई, लड़का बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले इंग्लिश बच्चा डॉक्टर बनाएंगे, दूसरा क्या होता है इंजीनियर बनाएंगे। जब वो बड़ा होता है तो सोचते हैं कि भाई अब क्या होगा, इंजीनियर रहने दो, क्योंकि उसमें स्कोप इतना नहीं, डॉक्टर ही बनाएंगे। और मुझे लगता है कि अब जो 12th के बाद अब तो अकल आगे सबको सब तैयारी करते हैं बेसिकली नीट की। अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं था कि एमबीबीएस क्या होता है, तैयारी कैसे होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जब फिर पता लगा कि नीट का अगर पेपर आपने निकाल दिया तो आप फ्री में डॉक्टर बन सकते हो एमबीबीएस, तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे तैयारी में? अब इतने बच्चों में कॉम्पिटिशन करना इतना आसान थोड़ा है। और जिनके पेरेंट्स अगर एजुकेटेड होते हैं, आप लोग उनसे फिर कॉम्पिटिशन करोगे, एक देखो एक इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, ये मत सोचोगे कि हमारी मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत नहीं है बेटा, तुमसे ज़्यादा मेहनत तो वो भी कर रहा है जो फर्स्ट ईयर है, उसके पापा ने समझ लिया कि एमबीबीएस कराऊंगा इसे, वो भी उतनी तैयारी कर रहा है ना आप कर रहे हो, और आपसे बेटर कर रहा है। तो उससे कॉम्पिटिशन करना आपके लिए कितना ज़्यादा सोचो संघर्ष होगा। अब मैं आपको बताऊँ रियलिटी क्या है। देखो, जिसके पेरेंट्स होते हैं एजुकेटेड, उन्हें पता होता है कि बच्चे को हम किस टाइप से लेके चले आगे। अब उन्हें पहले से पता है कि वो एमबीबीएस बनेगा ही बनेगा, मतलब बनाना है उसे। उन्हें पता होता है कि 9th के बाद बच्चे को कहाँ भेजना है, किस टीचर से पढ़ाना है, 10th के बाद कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर कैसे पढ़ाएं, 12th कैसे पढ़ाएं, बच्चे को बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता एक वैसे का, उन्हें सब पता होता है। बच्चा वैसे ही 12th के बाद, अब आप सोचो ऐसे, अब अगर यहाँ 30,000 सीटें हैं, 40,000 सीटें हैं, ऐसे बच्चे ही होंगे एक लाख जिनके पेरेंट्स को क्लास फर्स्ट से पता था कि उसे एमबीबीएस बनाना है।
अब क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है सबका मैं बता रहा हूँ, आपका भी अपने बता रहा हूँ। क्या होता है कि आप लोग पहले पेरेंट्स की उम्मीद होती है कि 10th में बस नंबर ले आओ, बात खत्म। भाई क्या ले आओ, 10th में परसेंटेज बना लो, बात खत्म। उन्हें नहीं पता कि तुम्हें फिजिक्स आती नहीं आती है, साइंस में नंबर कितने हैं, केमिस्ट्री आती नहीं आती है, चाहे ड्राइंग में 100 नंबर होगा, इंग्लिश में 100 नंबर हो, चाहे तुम्हारे फिजिक्स में कितने हो, साइंस में कितने हो, 70 हो, काम मिल जाएगा उनका। लेकिन परसेंटेज अच्छे कितनी बन गई, 88, बात खत्म। उन्हें नहीं पता कि इंग्लिश का कोई रोल नहीं है आगे। अब क्या है, बच्चा 12th में आता है तब भी पेरेंट्स की उम्मीद रहती है कि खाली नंबर ले आओ, बस 80 बना ले, 80 प्लस 90 प्लस बना ले। क्या है भाई 90 प्लस बना ली, रखी तो ऐसा सेव में रखे हुई है, मान लीजिए क्या करना होगा, कुछ करना है क्या, आगे फ्यूचर में कभी काम नहीं आने वाली। उसका जो गहराई से बच्चे को पढ़ाना होता है वो उसका मतलब होता है कि उसकी फिजिक्स कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, बायोलॉजी कैसी है। अगर आपको डॉक्टर बनाना है तो उसका फर्स्ट ईयर से ये फोकस करना होगा कि उसकी फिजिक्स कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है और बायोलॉजी कैसी है। बच्चे 12th में नंबर ले आया, फिर पेरेंट्स पूछते हैं बड़े आराम से, बेटा अब तुम क्या करोगे, मतलब बच्चे पूछते हैं अब तुम बताओ क्या करोगे, उन्हें नहीं पता, कभी नहीं पता कि बच्चे क्या करेगा। जब 12th में वो आ जाता है, पास कर लेता है, उसके बाद पेरेंट्स पूछते हैं क्या करोगे। अब वो भी बेचारा इतना कंफ्यूज रहता है क्या करें, जब 12th तक ऐसे रहे, मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूँ, इतना वीक रहे तो क्या कर सकता है वो भी सीधे जाके BSc मेडिसिन ले लेता है, उसे पता है कि सब BSc करना है, बात करता हूँ। तो अब ऐसे बच्चे, अब आप लोग, मुझे लग रहा है नॉर्मल आपके साथ ये होगा कि आप लोग आपके पेरेंट्स से इंटर के बाद पूछा होगा कि आप बेटा क्या करोगे, या आपको समझ में आया होगा इंटर के बाद कि मुझे ये करना चाहिए। एक बच्चा होता है, एक पेरेंट्स होते हैं, वो होते हैं जो 9th से उन्हें पता होता है बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब आपको ऐसे लोगों से कॉम्पिटिशन करना है, वो इंग्लिश मीडियम में पहले ही पढ़े हुए हैं, उनके होम ट्यूशन पे पढ़ाने पहले ही टीचर ऐसे आते हैं जो डॉक्टर पढ़ाते हैं। अब आप लोग कैसे पढ़ना है, आप लोग ये पढ़ना है कि आपको इंटर तक पढ़ के आए, उसके बाद रिपोर्ट से आए, फिर आपको CBSE में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन एक बहुत कठिन कॉम्पिटिशन रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना आसान नहीं डॉक्टर बनना। ये बच्चे की शादी जाते हैं, फिर मतलब छुट्टी कर देते हैं, आपको काम लग गया। मुझे लगता है अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, और मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, मैं गारंटी करूँगा नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल का मतलब एवरेज बच्चा है जो समझता है ठीक ठाक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टॉपर अच्छी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो चीज़ों को समझता हो, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ तो समझता हो, खाली वैसे ना बता रहा हूँ। मैंने कई बार बोला है कि आप लोग 3 साल की तैयारी कॉम्पिटिशन किया करो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी 3 साल किया करो। मैं 100% कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने 3 साल पढ़ लिया मेहनत से, लेकिन मेहनत करना उसमें ऐसा नहीं कि आप छुट्टियाबाजी या नौटंकीबाजी कर रहे हो लड़कीबाजी कर रहे हो। 3 साल आपने अगर मेहनत से पढ़ लिया, मैं गारंटी से रहा हूँ डॉक्टर बनो ना बनो, लेकिन आप फ्यूचर में कुछ अच्छा तो ग्रोथ कर ही लोगे, आप बेरोजगार नहीं रहोगे। फ्यूचर ग्रोथ का मतलब होता है कि आप लोग एक अच्छी लाइफ जी लोगे अगर आपने 3 साल किसी कॉम्पिटिशन की अच्छी तैयारी की है। 3 साल, और 3 साल बहुत होते हैं। अगर इस बच्चे ने की होगी मेहनत से तो वो एक लेवल पे आ गया होगा, और लेवल का मतलब होता है कि मैं इतना मानता हूँ कि हो सकता है 7 का हम BSc की जब सही है, 3 साल का तैयारी की है सही ठीक ठाक से, तो बेटा आपका अगर आप MBBS भी नहीं बनोगे, डॉक्टर बन जाओगे पहली बार, और डॉक्टर ना बने तो आप कुछ नहीं बनोगे, टीचर तो बहुत अच्छे बनोगे, एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। लेकिन बच्चे, उनके पास ना तसल्ली कहाँ है, उन्हें तो 1 साल में सब चीज़ें चाहिए हैं। लेकिन बेटा लाइफ का ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता है, आपको 3 साल तैयारी करनी पड़ेगी, 3 साल, और वो भी प्रॉपर करें ढंग से, कि आपको टारगेट पता है कि मुझे 8 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, डेली करें, तो 3 साल करो तो आप 100% कुछ बन जाओगे। ये तैयारियाँ तो ऐसी नहीं होती 1 साल कर ली, 5 महीने कर ली, उसमें पूरा एंजॉय किया है हमने, कुछ छोड़ा भी नहीं है, मौसी की शादी में भी जाएंगे, मौसा की शादी में भी जाएंगे इसके बाद मामा की शादी होगी तब भी जाएंगे, नहीं बोलना था तो कहेंगे कि आराम कुछ भी नहीं आया है। इसके बाद दोस्त की शादी होगी उसमें भी जाएंगे, ताई की किसी रिश्तेदार शादी उसमें भी जाएंगे, मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे जाओगे तो बेटा सिलेक्शन के बारे में भूल जाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, और प्रॉपर का मतलब होता है ढंग से। ढंग से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग तोता बन जाओ, कभी बैठे पढ़ेंगे आप तो पागल हो जाओगे। 7-8 घंटे पढ़ो आराम से डेली, और उसके बाद जो करना है वो भी करो, सही है। मतलब मूवी देखो थोड़ा बहुत, गाने भी सुनो थोड़ा बहुत, सबके साथ एंजॉय भी करो, लेकिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई भी करो लगातार, इतना करते रहो बस। बात खाली अगर सोचोगे कि सब कुछ को मैनेज करके चलें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें कठिन जाती हैं, सही है। तो आप लोग ध्यान रखो चीज़ें, और बच्चे यही तो कर नहीं पाते हैं। 95-98% बच्चों, 98 में
100% 98 फेल क्यों रहते हैं लाइफ में? इसीलिए रहते हैं। 2% ही सफल क्यों होते हैं? क्योंकि 2% के पास पेशेंस होता है बहुत ज़्यादा। 98 क्या रहते हैं? एडिशन दिया और डॉक्टर पहले बन गए। 90% वो वाले बच्चे होते हैं, मतलब वो डॉक्टर पहले बन जाते हैं। ऐसे अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो पहले मैंने डॉक्टर समझ लेते हैं अपने आप को। फिर वो ये नहीं मानेंगे टीचर क्या कह रहा है कि हमें आना भी है, यहाँ पे नहीं आना है। बेटा पेपर देखे तब डॉक्टर बनोगे, और उसमें भी नंबर आएंगे 600+ तक। वो पहले ही मैंने छुट्टी कर देंगे 2-4 दो, उन्हें लगता है कि हमें भी समझ गए बस अब नीट तैयारी करते रहे। हमारा था नीट की तैयारी करने से कुछ नहीं होता, सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को तरीके बताए, मैं बातें बता रहा हूँ। वैसे आप लोग जो भी करो आपका मर्जी है और आप अपने हिसाब से सोच लो, मुझे बताएं। लेकिन बेसिकली आप लोग बेटा 1-2-3 साल तक मेहनत से पढ़ो और ये आपको बहुत काम आने वाला है। और मैं इसी नौकरी के लिए नहीं कर रहा हूँ, MBA के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप किसी फील्ड में जाओगे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसे करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे नहीं होता है कि जल्दबाजी में हवाबाजी में कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है? तो वो आप पढ़ते रहो बकाया। तो आपको पता है, और आपको पास सुनना इतनी मिलने में, तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीचर्स हैं जिससे आप बात कर सकते हो, सही है? आपके पास फ्री में कोचिंग भी मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए भाई? इतनी सुविधाएं मिल रही है आपको, लाइट की हवा मिल रही है। हाँ क्या चाहिए? गवर्नमेंट सीट चाहिए? हाँ एक सीट चाहिए, बस आपको क्या चाहिए? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और